हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक वीडियो को बना रखा है जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलें और उस लेक्चर को देखें, आपको बड़ा ही क्लियरली समझ में आएगा। उसमें हमने इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो बनाया है। इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमने कूलॉम्स लॉ को डिस्कस किया है और कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इन सारे टॉपिक्स को हमने वहाँ पर बहुत ही क्लियरली डिस्कस कर दिया है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ये सब बातें समझेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और साथ ही साथ हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सपोज कर लो कि यहाँ पर कोई एक चार्ज Q1 चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे कोई Q1 चार्ज है और इस Q1 चार्ज पे कई सारे चार्जेस फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने माना Q2 चार्ज है, यहाँ पे है Q3 चार्ज, दिस इज Q4 एंड दिस इज Qn, ठीक है। ऐसे n नंबर ऑफ चार्जेस हैं और सारे के सारे चार्जेस इस Q1 चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक Q2 के थ्रू फोर्स लगेगा, दूसरा Q3 के कारण फोर्स लगेगा, तीसरा Q4 के कारण फोर्स लगेगा, चौथा, या ऐसे कह सकते हो कि यंथ, अगर हम यंथ की बात करते हैं तो Qn के कारण इस पर फोर्स लगेगा, ठीक है। अब एक चार्ज को कई तरह से फोर्स लगाना शुरू कर दिए लोग, या कह सकते हो कई सारे चार्जेस इस पे फोर्स लगाना शुरू कर दिए, अपने तरफ खींचने शुरू कर दिए, ठीक है। तो आखिर ये जाए किधर, ठीक है। अगर एक सिंगल चार्ज है, इस सिंगल चार्ज पे कई सारे चार्जेज मिलकर के फोर्स लगा रहे हैं, ये अपने तरफ खींचना चाहता है, ये अपनी तरफ खींचना चाहता है, ये अपनी तरफ खींचना चाहता है। अलग अलग जो चार्जेज हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगा रहे हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि इस पर ज़्यादा इफेक्टिव कौन होगा, ठीक है। इस पर ज़्यादा इफेक्टिव कौन होगा? अब जो ज़्यादा इफेक्टिव होगा इस चार्ज का मूवमेंट उसके तरफ होगा। अगर ज़्यादा इफेक्टिव Q1 हुआ तो इस Q1 का मूवमेंट Qn की तरफ हो जाएगा। Q2 अगर ज़्यादा इफेक्टिव होगा तो Q2 की तरफ, Q3 ज़्यादा इफेक्टिव होगा तो Q3 की तरफ, या कह सकते हो उसका जो फोर्स लगेगा अगर वो रिपल्सिव फोर्स होगा तो इसके कारण रिपल्सन ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है। तो हम देखते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, let us consider a system which contains n number of charges and they are acting some force on this charge Q1, ठीक है, as shown in the figure. Then the net then the net force will be equals to the vector sum of all forces. देखो जितने भी चार्जेस हैं, पहला Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, ऐसे Qn चार्ज हैं, ये सारे के सारे चार्जेस इस Q1 पे कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो जो नेट फोर्स होगा, या सिंपली कह सकते हैं जो टोटल फोर्स होगा, वो सभी फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे Q2 जो चार्ज है वो फोर्स लगा रहा है, इस पे मान लेते हैं F12 फोर्स लग रहा है। दूसरा हमने बोला जो Q3 चार्ज है वो इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, वो चूंकि हम इसको इधर ही बनाते हैं, ऐसे इस पर लगने वाला फोर्स है ना, इधर दिखाते हैं। यहाँ पे मान लेता है F12 फोर्स लग गया, इधर जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, इस फोर्स को हमने नाम दे दिया F13। ये जो फोर्स लग रहा है F14, सारे को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। और ये जो फोर्स लग रहा है इसको हमने बोला F1n, ठीक है। आपने कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ चुका है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जरूर देखें, तभी जाके यहाँ पे आपको क्लियर होगा। ये आज का जो हमारा टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो देखिएगा, Q2 और Q1 के बीच का दूरी हम मानते हैं R12, Q3 Q1 के बीच का दूरी मानते हैं R13, ओके। यहाँ पे Q1 और Q4 के बीच का दूरी है R14। यहाँ पर देखो Q1 और Qn के बीच का जो दूरी है R1n मान लिया, ये 14 है, ठीक है। इस कंडीशन में हम जानते हैं हियर अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल F नेट विल बी इक्वल टू, यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इट विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस S1 प्लस Fn, ठीक है। चूंकि हमने यहाँ पर इसका नाम अलग दे रखा है, F12 लिखा, तो यहाँ पे F12, यहाँ पर F13 हो गया, और वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा F1n, ठीक है। बट हम जानते हैं F12 बराबर होता है
के का मतलब क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू R21 कैप। ठीक है, कहोगे सर ये कहाँ से आया, तो आपने यदि कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा होता तो आपको पता चल जाता कि F12 जो है वो R21 के डायरेक्शन में लग रहा था, यानी कि ये R12 डायरेक्शन है, मीन्स कह सकते हो कि इसके अपोजिट वाला जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा R21 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करते हैं F13 क्या, तो F13 बराबर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q3 बाई R13 का स्क्वायर इंटू R31 कैप। ओके, R31 कैप जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एज ऑन हम लिख सकते हैं F1n बराबर मिलेगा हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर इंटू R1 n1 कैप। ठीक है, इन सारे वैल्यूज को इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, देखो हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अनपुटिंग द एबव वैल्यूज, अनपुटिंग द एबव वैल्यूज इन फर्स्ट इक्वेशन वी गेट, देखिएगा हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट हमें मिलेगा एफ नेट बराबर F12 की जगह पे देखो F12 का वैल्यू रखते हैं, F12 का वैल्यू हमें मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर इंटू R21 कैप। ओके, इसका वैल्यू रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q3 बाई R13 का स्क्वायर इंटू R31 कैप प्लस एस ऑन प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर इंटू Rn1 कैप। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने इसके अकॉर्डिंग ये जो अभी नीचे हमने लिखा है, यहाँ पे F12 का वैल्यू है, इधर F13 का है, F1n का है, इन सारे वैल्यूज को हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे रखा है। ठीक है ना, तो जब सभी को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा एफ नेट इज इक्वल्स टू Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो सभी में Q1 कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन था, तो हमने Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ पर हमें मिलेगा Q2/R12 का स्क्वायर इंटू R21 कैप प्लस Q3/R13 का स्क्वायर इंटू R31 कैप प्लस S1 प्लस Qn/R1n का स्क्वायर इंटू Rn1 कैप। ठीक है, तो हमें मिल गया ये वैल्यू, और यही होगा रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि जब भी हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाने पर जो नेट फोर्स आएगा इट विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। ठीक है, ऐसा कंडीशन सिर्फ फोर्स के केस में नहीं होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंडीशन में भी सेम यही फैक्टर हम अप्लाई कर सकते हैं कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेटा आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, लगभग यहाँ से लेकर BSc MSc तक भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लो, अगर मन करे तो इस वीडियो को पॉज करो और इसे नोट कर लो, फिर मैं इसे वीडियो को पॉज करके इसे इरेज करता हूँ। ठीक है, और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। नाउ देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अगर सिंपल सी बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वह रीजन जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट हो सके किसी दूसरे चार्ज पर, जैसे सपोज करते हैं Q0 हमारा एक टेस्ट चार्ज है और ये है Q सोर्स चार्ज है, और सोर्स चार्ज से लेकर इस टेस्ट चार्ज के बीच की दूरी R दी हुई है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो क्या है, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वह रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज जाए तो अट्रैक्शन या रिपल्सन हो, उस रीजन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जैसे मैग्नेट के केस में अगर कहोगे मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वह एरिया जिसमें मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होता है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। वैसे ही सेम कंडीशन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी है। अब जैसे सपोज करो कि एक मैग्नेट हमने यहाँ पे रखा, दूसरा मैग्नेट बहुत दूर है, अगर यह मैग्नेट इसके पास लेकर के आएंगे, अभी जब बहुत दूर होगा तो क्या इस पर अट्रैक्शन रिपल्सन होगा,
नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब हम इसके क्लोजर लेकर के आएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इस पर ऐसे अट्रैक्शन या रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम इस मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में जब एंटर कराएंगे तभी जाके इस पर अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, वरना ना ही अट्रैक्शन होगा और ना ही रिपल्सन होगा। सेम कंडीशन यहाँ पे चार्ज के केस में भी होता है। अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ का वह एरिया जिसपे अट्रैक्शन या रिपल्सन हो सके ऑन अनदर चार्ज, वह एरिया कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। आपको सर फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या हुआ, जैसे ये हमारा एक सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई टेस्ट चार्ज आता है, मीन्स से कोई दूसरा चार्ज आता है ये पता करने के लिए कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है, तो हम जानते हैं कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है। या सिंपली कह सकते हैं इन दोनों के बीच में एक इंट्रैक्शन होगा। इंट्रैक्शन बोले तो वो अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है, मतलब सिंपली इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा। तो वह फोर्स जो इसके बीच में लग रहा है, दैट फोर्स डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज, ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इट इज द अप्लाइड फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज ऑन अ यूनिट टेस्ट चार्ज बाई सोर्स चार्ज, ठीक है। एक यूनिट टेस्ट चार्ज पे सोर्स चार्ज के द्वारा लगाया गया जो फोर्स होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह सकते हैं। मैं ध्यान रखना, मैं यूनिट चार्ज बोल रहा हूँ, यूनिट चार्ज बोले तो इस चार्ज की वैल्यू 1 कूलम्ब होगी, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 कूलम्ब नहीं होगी तो उस कंडीशन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स के बराबर नहीं दिखा सकते हैं। आप इस फार्मूले को यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे एक हम छोटा सा फार्मूला डिराइव करते हैं, यहाँ लिखोगे बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इन दोनों चार्ज के बीच में, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर लग रहा है, ठीक है। अब देखना, सो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, ओके। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। हमने देखा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। चार्ज के बीच में जो दूरी है, इस दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस अगर हम देखें कि अगर इन दोनों के बीच में हम ग्राफ प्लॉट कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में यदि हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ कुछ ऐसे हाइपरबोला शेप का होगा, ठीक है। क्योंकि एक के बढ़ने पर दूसरा डिक्रीज हो रहा है, या कह सकते हो कि दूसरे के बढ़ने पर पहला डिक्रीज हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इसका जो ग्राफ मिलेगा वो एक हाइपरबोला होगा, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके छोटा सा डेरिवेशन है इसको नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, ठीक है। खैर यहाँ पे जगह है थोड़ा, यहाँ पे बताते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, या इससे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं इनके कौन कौन से बिहेवियर शो होते हैं, ये ध्यान से देखिएगा। जनरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलता है। जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा, ओके। और जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जा करके ये ऐसे इमर्ज करता है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलता है, और जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पे जा करके दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इमर्ज करेगा। यही कारण है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है। लेकिन अगर दो सिमिलर टाइप के चार्जेज हों, जैसे एक प्लस हो और एक माइनस हो, दो सिमिलर टाइप के चार्ज मतलब एक प्लस है दूसरा भी प्लस है, ठीक है, या एक माइनस है दूसरा भी माइनस है, तो उस कंडीशन में ये हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। दूसरा देखो क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिंपली कह लो, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी एक क्लोज लूप नहीं बनाता। क्लोज लूप नहीं बनाने का मतलब क्या है, हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है, नेगेटिव चार्ज पे जाएगा, लेकिन फिर कभी नेगेटिव से पॉजिटिव पे नहीं आएगा। इसका सेंस यह हुआ कि ये क्लोज लूप नहीं बनाता, ठीक है। ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा फैक्टर देखना क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किसी भी एक पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कि इसका डायरेक्शन किधर होगा। मतलब एक टेंजेंशियल डायरेक्शन से हम पता कर पाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ठीक है। चौथा इसका कैरेक्टरिस्टिक देखो क्या है,
चौथा कैरेक्टरिस्टिक यह है कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अब कहोगे सर मैं तो इंटरसेक्ट कराऊंगा, ठीक है, मेरा मन है इंटरसेक्ट कराने का, और कैसे आखिर इंटरसेक्ट नहीं करेगा? तो ज़रा देखो ध्यान से, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो एक ही पॉइंट पर हमें दो डायरेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, और एक ही पॉइंट से क्या दो डायरेक्शन में जा पाना पॉसिबल है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है, या सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी के कारण ये सिंपली कह सकते हो कि एक पॉइंट से दो डायरेक्शन में जाएगा कैसे? क्या कोई भी क्वांटिटी एक पॉइंट से दो डायरेक्शन में जाना तो पॉसिबल नहीं है। तो सिंपली हम कह सकते हैं क्या कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इसका एसआई यूनिट भी जरा देख लो क्या होगा। फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलाम। तो इसका एसआई यूनिट क्या मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का? न्यूटन पर कूलाम, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी होता है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल देखो क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल a system which contains two equal and opposite charges which are separated by a very small distance, ठीक है ना। एक सिस्टम हमने कंसिडर किया, इसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं और दोनों चार्ज को हमने बड़े ही स्मॉल डिस्टेंस पर रखा है, तो ये बन जाता है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। नेम से क्लियर, डाइपोल मतलब दो पोल। दो पोल मतलब कैसे? एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो सिंपली कह सकते हो डाइपोल का फॉर्मेशन तभी हो पाएगा जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर अरेंज्ड हों। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज हो गया एंड दिस इज माइनस क्यू चार्ज, और दोनों चार्जेस एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी यानी कि 2l डिस्टेंस पे अरेंज्ड हैं। तो इस कंडीशन में हम इस सिस्टम को बोल सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बराबर होता है द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डाइपोल लेंथ, ठीक है। चार्ज और डाइपोल लेंथ का जो प्रोडक्ट होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एसआई यूनिट बन जाएगा कूलम्ब मीटर, ठीक है। कूलम्ब मीटर जो होगा इसका एसआई यूनिट बन जाएगा एंड इट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो, फिर इसे इरेज करता हूं और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अभी तक आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया है वो एक सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड किया था। अभी इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई डाइपोल दिया हुआ है, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने मान लिया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, दिस इज हम आवर प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। और इन दोनों चार्जेस को एक स्मॉल डिस्टेंस 2l पर रखा गया है और इस डाइपोल का जो सेंटर है ओ को हमने बोला सेंटर ऑफ डाइपोल, ये पॉइंट हो गया A एंड दिस इज पॉइंट B, ठीक है। अब इस डाइपोल का अगर आप फाइंड करना चाहते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए देखो दो कंडीशन बनेंगे। पहला कंडीशन तो एक एक्सियल के लिए होगा और दूसरा कंडीशन होगा इक्वेटोरियल के लिए। एक्सियल के लिए देखो क्या होगा, इसके एक्सिस पर, इसके सिमिलर एक्सिस पर किसी एक पॉइंट P पर हमें फाइंड करना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमने कंसिडर कर लिया एक डिस्टेंस x पे एक पॉइंट कंसिडर कर लिया P, ठीक है। इस पॉइंट P से लेकर सेंटर ऑफ डाइपोल तक की दूरी कितनी है? x है। इस पॉइंट P पे हमें फाइंड करना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हम देखेंगे कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा और जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी कि जो EA होगा वो इनवर्ड होगा और जो EB होगा वो आउटवर्ड होगा। और हमने देखा कि दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी सिंपली कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हम जानते हैं वेक्टर EA प्लस EB होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा EB माइनस EA, ठीक है। EB से EA को क्यों माइनस किया? क्योंकि इसका इफेक्ट ज़्यादा है। सिंपली कह सकते हो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड एक समान है, लेकिन अगर हम देखें तो जो हमारा प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज से इस पॉइंट P की दूरी कम है और जो माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज से इस पॉइंट P की दूरी ज़्यादा है। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो प्लस क्यू चार्ज है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ज़्यादा होगा और जो माइनस क्यू चार्ज है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कुछ कम होगा। तो हियर अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें मिलेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई एक्सियल बराबर मिल जाएगा, ई एक्सियल बराबर ई बी माइनस ई ए। लगभग समझ गए होंगे कि हमने इसको माइनस क्यों करा, क्योंकि इसके बीच के एंगल 180 डिग्री है और दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, और कभी भी दो वेक्टर यदि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को माइनस करते हैं। यहाँ पर देखिएगा हम क्या करेंगे, EB की जगह पे EB का वैल्यू रखेंगे और EA की जगह पे EA का वैल्यू रखेंगे। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। यहाँ पे लिखोगे बट EA इज इक्वल टू, देखो EA का वैल्यू कितना होगा, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, x प्लस एल है, तो हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है x प्लस एल, तो लिखा है x प्लस एल का होल स्क्वायर। कहोगे सर माइनस, हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाला है EA का वैल्यू, ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाया। और सेकंड केस में देखते हैं EB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1, सॉरी यहाँ पे Q अपॉन, देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, x माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो EB की वैल्यू मिल गई, और जब दोनों का जब डायरेक्शन आप एक साथ जो पुट करेंगे तो जो EA होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और जो EB होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें मिलेगा, ऐसे लिखेंगे क्या, अनपुटिंग द एवर वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन वी गेट। देखिएगा क्या मिलेगा हमें, जब पहले इक्वेशन में इस वैल्यू को रखोगे तो मिलेगा तुम्हें ई एक्सियल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले हम EB का वैल्यू रखेंगे ना, पहले इसको रखते हैं, Q अपॉन x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन x प्लस एल का होल स्क्वायर। ये देखो ये इस इक्वेशन में दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ई एक्सियल बराबर मिल जाएगा हमें 1, यहाँ पे देखो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पे मिलेगा 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो तो मिलेगा हमें ई एक्सियल इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट, यहाँ पे देखो a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो मिलकर के हमें बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो a की जगह पे हमारा है x, तो x का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, फिर यहाँ पे होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इधर कर लो तो मिल जाएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पे x माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखना, अब फिर मिलेगा हमें ई एक्सियल इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो a की जगह पे है x, तो मतलब मिल गया हमें x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl, ठीक है। यहाँ पे भी दिख रहा है आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला दिख रहा है, होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर ने एल स्क्वायर को मार दिया, यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस 2xl मिलकर के कितना एक्सएल हो जाएगा, 4xl होगा। तो हमें मिल जाएगा ई एक्सियल बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और हमें मिलेगा ई एक्सियल बराबर, हम जानते हैं Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, अभी आपने पढ़ा कि ये डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होता है, P का फार्मूला होता है, तो Q इंटू 2, यहाँ पे L भी है क्या, हाँ L भी है, देखो L छूट गया, तो Q इंटू 2L की जगह पे आप चाहे तो P लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू 2L की जगह पे देखो यहाँ पे P लिख लेना है और एक 2 बच जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिखा इंटू x, ठीक है, 2px हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमें मिल गया ई एक्सियल का फार्मूला, ठीक है। इसके लिए देखो कुछ स्पेशल केसेस होंगे, स्पेशल केस क्या हम लेते हैं, इफ एल इज वेरी लेस देन एक्स देन एल स्क्वायर विल बी वेरी मच लेस देन एक्स स्क्वायर,
सो एल स्क्वायर विल बी नेग्लेक्टेड, ओके, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। जब एल स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया तो देखो हमें क्या मिलेगा, मिल जाएगा ई एक्सीएल इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p इंटू एक्स अपॉन एक्स पे पावर 4, ठीक है। और क्योंकि 2 इंटू टू पे पावर कह सकते हो 4 हो जाएगा पावर, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर मिलेगा एक्स पे पावर 3, ठीक है। तो ये हमें मिल गया ई एक्सीएल का फार्मूला एक स्पेशल केस पे जब एल की वैल्यू बहुत कम होगी। वैसे भी आपने पढ़ा अभी कि डाइपोल लेंथ जो होता है बहुत छोटा होता है, तो डाइपोल लेंथ के हाफ का स्क्वायर हमने किया तो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, इसलिए हम इस एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें मिल गया कि जो ई एक्सीएल है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्स क्यूब, ठीक है। और जब हमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल दिख गया तो हम यहाँ पे ग्राफ बना सकते हैं कि जो ई एंड आर के बीच का जो ग्राफ होगा, ई एंड आर के बीच का जो ग्राफ होगा, आर नहीं यहाँ पे यक्स है तो यहाँ पे लिखते हैं, यक्स के बीच का जो ग्राफ होगा वो हाइपरबोला होगा, ठीक है, ऐसे हाइपरबोला होगा, ठीक है। तो ये लगभग क्लियर हो गया होगा आपको कि ई एक्सीएल हम कैसे फाइंड करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। ना हम देखते हैं अपने अगले टॉपिक को। हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। हम किसी एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे फाइंड करना है हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। इसके पहले हमने ई एक्सीएल को फाइंड किया, अब आइए देखते हैं ई इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है, ठीक है। ई इक्वेटोरियल का सिंपल सा मतलब ये है कि दोनों चार्ज से इक्वल दूरी पर हमें फाइंड करना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अब दोनों चार्ज से इक्वल दूरी देखो कहाँ हो सकती है, तो सिंपली इसके बीचों बीच से, इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, ये ऊपर से नीचे की तरफ पूरा ड्रॉ कर दो। मतलब इस लाइन पर कहीं भी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो ईच एंड एवरी पॉइंट पर हमें एक इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, या कह सकते हो इक्वेटोरियल लाइन, सॉरी इक्वेटोरियल पॉइंट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर या यहाँ पर, यहाँ पर या इधर भी कोई भी एक पॉइंट हम कंसीडर करेंगे तो एक इक्वेटोरियल पॉइंट मिलेगा। तो हमने क्या किया, एक इक्वेटोरियल पॉइंट पी कंसीडर कर लिया है जो कि सेंटर से यक्स दूरी पर है, ठीक है, सेंटर ऑफ डाइपोल से यक्स दूरी पर है। और यहाँ पे डाइपोल लेंथ दिया हुआ 2l, मीन्स यह हो गया वैल्यू l और ये भी कितना l, ठीक है। और ये एंगल है हमारा थीटा और ये भी एंगल कितना थीटा, ठीक है। क्योंकि दोनों का जो डिस्टेंस है यहाँ से एक समान है तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, मीन्स कह सकते हो कि दोनों साइड एक बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो बाई पाइथागोरस थ्योरम हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, ये डिस्टेंस ए से लेके पी तक का, और बी से लेके पी तक का भी यही दूरी होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जरा ध्यान से देखना, डिस्टेंस दोनों का एक समान है लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, ठीक है। तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर तब तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या जीरो हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। मीन्स दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ना ही सेम हैं और ना ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें इन इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसको रिजॉल्व करने के लिए देखो हम दो तरह से रिजॉल्व करेंगे, सिंपली कह सकते हो ये थीटा ये भी थीटा, तो टोटल एंगल कितना 2 थीटा, ये टोटल कितना होगा 2 थीटा, क्योंकि दोनों का एक्सटीरियर एंगल है, यल जो इधर लिख लेते हैं, ये जो है दोनों का एक्सटीरियर एंगल तो थीटा प्लस थीटा यानी 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। मीन्स कह सकते हो ये भी थीटा और ये भी थीटा होगा। अब हम देखें तो ई ए का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कहलाएगा ई ए कॉस थीटा, ठीक है, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा ई ए साइन थीटा, ओके। वैसे ही जो ई बी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो बन जाएगा ई बी कॉस थीटा, और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा ये बनेगा ई बी साइन थीटा, ई बी साइन थीटा। अब देखो ई ए कॉस थीटा ई बी कॉस थीटा दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। बैलेंस कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड एक बराबर है और दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी एक बराबर होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। मीन्स कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। यहाँ पर ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा इन दोनों का भी मैग्नीट्यूड एक बराबर है, तो सिंपली लिख सकते हो क्या, हियर ई इक्वेटोरियल बराबर देखो क्या मिल जाएगा हमें, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, ठीक है।
यहाँ पे लिखोगे बट, अच्छा देखो ई ए साइन थीटा ई बी साइन थीटा एक दूसरे को बैलेंस कर दिए, तो सिर्फ बचा कौन सा, ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बट ई ए कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ई बी कॉस थीटा एंड इट कैन बी राइट हियर ई कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं से हमने इसको बोल दिया ई कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो क्या मिलेगा हमें, ई इक्वेटोरियल बराबर मिल जाएगा, ई इक्वेटोरियल बराबर यहाँ पे लिखते हैं ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, ओके, और दोनों को जोड़ोगे तो मिल जाएगा 2e कॉस थीटा, ठीक। अब क्या करो, ई के जगह पे ई का वैल्यू रख लेते हैं, तो ई का वैल्यू देखो कितना मिलेगा, ऐसे लिखेंगे क्या, एंड ई इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ज़रा देखो डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अगर देखें तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर है, और इसका होल स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर और रूट एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, यानी कि यहाँ से रूट हट जाएगा और यहाँ से स्क्वायर भी हट जाएगा, ठीक है। ये हमें वैल्यू मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो हमें मिलेगा ई इक्वेटोरियल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ओके। देन ई इक्वेटोरियल बराबर देखो क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू, ध्यान से देखना, अगर इस कॉस थीटा की बात कर लो तो कॉस थीटा ये हमारा एंगल थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर हम जानते होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है एल और हाइपोटेनस कितना है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो सिंपली यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे 2 छूट गया, देखो जरा 2 यहाँ पे लिख लेते हैं, इधर 2 लिख लिया, यहाँ पे देखो 2 भी था ना, 2 छूट गया, हाँ। तो हमें मिल जाएगा क्या, एल अपॉन, और हाइपोटेनस कितना है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मीन्स इस पर पावर 1/2 लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखो ये कॉस थीटा का वैल्यू होता है, क्योंकि कॉस थीटा बराबर होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ओके। सो ई इक्वेटोरियल बराबर देखो क्या मिल जाएगा, ई इक्वेटोरियल बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अच्छा क्यू इंटू 2l मिल करके p होता है, अभी जस्ट आपने पढ़ा है p इक्वल होता है q इंटू 2l, p को हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कह सकते हो। तो यहाँ पे मिला इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p मिल गया अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पे पावर 3/2, ठीक है। 3/2 कैसे लिखा, इस पूरे पे पावर 1 है और इस पे पावर 1/2, तो 1 प्लस 1/2 मिल करके 3/2 हो गया, ठीक है। ये हमें मिल गया इक्वेशन, ठीक। ये थोड़ा सा इधर हाइड हो गया, इधर देखो 3/2 हो गया, ठीक है। ये हमें मिल गया ई इक्वेटोरियल का इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर भी एक स्पेशल केस कंसिडर करते हैं, हियर या ऐसे लिखोगे इफ यल इज वेरी लेस देन एक्स देन यल स्क्वायर विल बी वेरी मच लेस देन एक्स स्क्वायर, सो यल स्क्वायर विल बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अब देखो हमें क्या मिलेगा, तो मिलेगा हमें ई इक्वेटोरियल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पे मिलेगा p अपॉन, यहाँ पे एक्स पे पावर, देखो यल स्क्वायर नेगलेक्ट हो गया, 2 से 2 हो गया कैंसिल, बचा क्या 3, क्या मिल जाएगा एक्स पे पावर 3, ओके। देयरफॉर वी कैन से ई इक्वेटोरियल विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि यदि हम ई और एक्स के बीच में यदि हम ग्राफ प्लॉट करें तो हम देख रहे हैं यहाँ पर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल आ रहा है, मीन्स ये भी कैसा होगा, एक हाइपरबोला के शेप का होगा, ठीक है, ऐसे कुछ हाइपरबोला होगा। तो लगभग आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग ई इक्वेटोरियल के फार्मूले को डिराइव करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको इन दोनों के बीच में एक रिलेशन भी बता देता हूँ, यहाँ पे बस थोड़ा सा डिस्टेंस लूँगा और बड़ा कम टाइम में मैं आपको समझा देता हूँ कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है। और इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करूँगा। तो आइए देखते हैं रिलेशन बिटवीन ई एक्सियल एंड ई इक्वेटोरियल, ठीक है ना। ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल के बीच में देखो क्या रिलेशनशिप होता है, इसको देखते हैं। सिंपली लिख सकते हो क्या, एज वी नो दैट ई एक्सियल बराबर हमने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/x³ होता है, ठीक है। इसको लिख लिया हमने पहला इक्वेशन, एंड यहाँ पर तुमने निकाला ई इक्वेटोरियल का वैल्यू, तो ई इक्वेटोरियल बराबर हमें मिला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/x³। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन।
पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड कर दो, इनके बीच में रिलेशनशिप पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड, वी गेट, जो क्या मिलेगा हमें, पहला इक्वेशन जो है हमारा ई एक्सियल है, ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल बराबर जो क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन एक्स क्यूब। p से p हो गया कैंसिल, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ बचा क्या है यहाँ पे, 2 बचा है, तो लिख सकते हैं ई एक्सियल विल बी इक्वल टू 2 इंटू ई इक्वेटोरियल। ओके, हमें दिखाई दिया कि सेम डिस्टेंस पर जो ई इक्वेटोरियल होगा वो ई एक्सियल के हाफ होगा, या कह सकते हो सेम डिस्टेंस पर अगर हम ई एक्सियल फाइंड करेंगे तो वो ई इक्वेटोरियल का डबल होगा, ठीक है। तो यकीनन आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करते हैं, कैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं एक्सियल पोजीशन के लिए और इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए, ठीक है। ये जो लेक्चर था आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और यकीनन आपको समझ में आया होगा। और समझ में आया है तो इस लेक्चर को, या सिंपली कह सकते हैं इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ आपकी क्लास से रिलेटेड, या कह सकते हो कुछ अपर क्लासेस या कुछ आपके कोर्स से रिलेटेड कुछ वीडियो को अपलोड करता हूँ, तो आपको सबसे पहले लिंक मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।